हेलो बच्चों, आज की वीडियो में मैं आपको चैप्टर नंबर 16 बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन समझाऊंगी। इस चैप्टर से आपके 3 क्वेश्चन बनेंगे कॉम्पिटेंसी बेस्ड। और इसमें क्या होता है, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन वो होते हैं जिसमें आपकी किस तरह से इस चैप्टर को आपने समझा है और कितना वो आप उसको रियल लाइफ से कनेक्ट कर पाते हैं। तो इसमें बिल्कुल आपको इस चैप्टर को सिर्फ ध्यान से समझना है, सुनते चलिए और ध्यान से अपने हर पॉइंट को समझते चलिए। तो सबसे पहले हम देखेंगे बायोडाइवर्सिटी क्या होता है। देखिए, बायो मीन्स होता है लाइफ और डाइवर्सिटी मीनिंग होता है वैरायटी। जब आपकी लाइफ में वैरायटी होती है पूरे वर्ल्ड में हम देखें तो उसे हम बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। इसको एक एग्जांपल से समझिए। देखिए, ये पार्ट आपका वर्ल्ड में ये क्या है, रशिया है। ये क्या है आपका ग्रीनलैंड, ये कनाडा है इधर। और यहाँ पे आप देखिए ये है इंडिया। इक्वेटर वाली बेल्ट पे देखिए ये आपका अफ्रीका हो गया और ये आपका साउथ अमेरिका। अब इसमें अगर आप देखें डिफरेंस, ये क्या है आपका पोलर रीजन है। यहाँ का जो क्लाइमेट है वो आपका कैसा होगा, कोल्ड होगा। अगर हम यहाँ पे देखें नियर द इक्वेटर जो आपके कंट्रीज हैं, इनका जो टेम्परेचर है वो ज़्यादा होगा। साथ ही यहाँ पे प्रेसिपिटेशन भी ज़्यादा होगी। इससे क्या होगा, यहाँ पे आप देखते हैं यहाँ पे क्या पाए जाते हैं, पोलर रीजन में आपके पोलर बियर्स पाए जाते हैं। साथ में आपके कोनीफरस ट्री पाया जाता है, पेंगुइन पाए जाते हैं। लेकिन क्या आपको पेंगुइन हो गया, पोलर बियर हो गया इंडिया में देखने को मिलेगा? आपको यहाँ पे साउथ अमेरिका में देखने को मिलेगा या अफ्रीका में देखने को मिलेगा? नहीं ना, पोलर बियर यहाँ पे नहीं मिलेगा क्योंकि यहाँ का जो टेम्परेचर है, क्लाइमेट है, उस अकॉर्डिंग नहीं है। तो आपने क्या देखा यहाँ पे, क्या जीवन में विविधता आई ना। बायोडाइवर्सिटी का मीनिंग यही होता है। जब बायो मीन्स लाइफ, लाइफ में आपकी वैरायटी है वो बायोडाइवर्सिटी है। तो हर रीजन की जो बायोडाइवर्सिटी है वो अलग होती है, ठीक है। और ये आपका बायोडाइवर्सिटी का मीनिंग है। आगे देखिए, अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, जो बायोडाइवर्सिटी है इज़ नॉट फाउंड इवनली ऑन अर्थ। अभी हमने एग्जाम्पल से समझा कि इवनली नहीं मिलती है ना हमें सब जगह बायोडाइवर्सिटी, एक जगह नहीं, एक जैसी नहीं है ना, सब जगह अलग अलग बायोडाइवर्सिटी पाई जाती है। अब इसी के साथ आगे देखिए, जो बायोडाइवर्सिटी होती है इसे हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करते, सॉरी, इसके जो 3 लेवल हैं बायोडाइवर्सिटी के। अब देखिए, इसमें बायोडाइवर्सिटी के जो लेवल हैं वो 3 होते हैं। पहला है जेनेटिक बायोडाइवर्सिटी। अब जेनेटिक बायोडाइवर्सिटी क्या होती है, सबसे पहले इसमें स्पीसीज का मतलब समझिए। ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म हैविंग सर्टेन सिमिलैरिटी इन देयर फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक और कॉल्ड स्पीसीज, यानी प्रजातियाँ। अब इसको एग्जांपल से समझिए। लाइक अगर आपने चाइना और जापानीज लोग देखे हैं, वहाँ के लोग कैसे होते हैं, उनकी हाइट कम होती है, उनकी आंखें भी हमारे से अलग होती हैं ना। अगर हम इंडिया के लोग देखें तो ये क्या है, प्रजातियों में विभिन्नता आ रही है, स्पीसीज में डाइवर्सिटी आ रही है ऑन द बेसिस ऑफ जेनेटिक्स। लाइक अफ्रीका के आप लोग देखें तो उनका कलर, या साउथ इंडिया के लोग देखें उनका जो स्किन का कलर है वो डार्कर होता है। अगर हम कश्मीर हो गया वहाँ के लोग देखें तो उनसे हम इनका जो कलर है या स्किन का टेक्सचर है, फिजिकल स्ट्रक्चर है, वो अलग अलग होता है ना। तो ये क्या है, जेनेटिक बेस पे डाइवर्सिटी है। जैसे पोलर बियर है, वहाँ पे हम ठंडे इलाकों में देखें तो पोलर बियर पाया जाता है, लेकिन अगर हम इक्वेटर वाले रीजन में देखें तो यहाँ पे नॉर्मल जो बियर है आपका किसका स्किन का कलर अलग होता है। ये तो क्या हो गया, ये जीन्स के अकॉर्डिंग जो डाइवर्सिटी है वो बायोडाइवर्सिटी जेनेटिक डाइवर्सिटी है। जैसे आप देखेंगे हम हैं, आप हैं, अलग अलग सबकी डाइवर्सिटी नहीं है, सब एक जैसे तो नहीं दिखते ना दिखने में। तो ये क्या है, आपकी जेनेटिक डाइवर्सिटी है। आगे देखते हैं। और यदि हम जेनेटिक बायोडाइवर्सिटी का और एग्जांपल ले, देखिए वाइल्ड कैट होती है। वाइल्ड कैट फैमिली में आपके लायन हो गया, टाइगर हो गया और चीता हो गया, लिपर्ड हो गया, ये सब तरह के आते हैं ना। तो उनमें क्या है, जेनेटिक बेस पे वाइल्ड कैट में क्या है, डाइवर्सिटी है। ये आपका क्या होता है, जेनेटिक डाइवर्सिटी होता है। आगे देखेंगे हम स्पीसीज डाइवर्सिटी। स्पीसीज डाइवर्सिटी क्या होता है, जब आपके एनिमल्स हो गए, प्लांट्स हो गए, उनमें डिफरेंट तरह के जितने ज़्यादा तरह के स्पीसीज यानी प्रजातियाँ होंगी वो क्या हो गया, स्पीसीज डाइवर्सिटी। लाइक आपका एलिफेंट है, टाइगर है, लायन है, और क्या हो गया, जिराफ हो गया। ये मतलब कितनी ज़्यादा आपकी वैरायटी है। और मंकी हो गया, और
जितने भी तरह के मतलब आप समझ सकते हैं एनिमल्स होंगे, जितने भी तरह के आपके प्लांट्स होंगे, बहुत तरह के, वो क्या है आपकी स्पीसीज डाइवर्सिटी है। जितनी ज़्यादा आपकी स्पीसीज की डाइवर्सिटी होती है उतना ज़्यादा हमारे इकोसिस्टम के लिए अच्छा होता है। इसमें आपको एक वर्ड दिया है बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स। यह वो क्या होता है आपका जो एरिया रिच होता है इन स्पीसीज डाइवर्सिटी, यानी बहुत तरह के वहाँ के आपको एनिमल और प्लांट्स मिलेंगे। उसे क्या कहते हैं हम हॉटस्पॉट्स ऑफ डाइवर्सिटी कहते हैं। इसके लिए आपका एक मैप है जो आपको तैयार करना है, उससे आपके एग्जाम में जरूर क्वेश्चन आएगा एक। देखिए ये एक मैप है, देख लेते हैं हम, दिख रहा है आपको? हाँ, अब ये मैप देख लीजिए। इसमें देखिए आप ये बेल्ट देखिए इधर 30 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड टू 30 डिग्री साउथ लैटिट्यूड, यहाँ पर आपको जो हॉट स्पॉट्स हैं इकोलॉजिकल हॉट स्पॉट सबसे ज़्यादा देखने को मिलेंगे। क्यों? ये जो एरिया है नियर द इक्वेटर पड़ता है, और यहाँ पे नियर द इक्वेटर होने के कारण यहाँ पे सबसे ज़्यादा आपके टेम्परेचर रहता है और हाई प्रिसिपिटेशन होती है। तो उससे क्या होगा, बायोडाइवर्सिटी में विभिन्नता यानी वैरायटी आपकी ज़्यादा होगी। आप इसको एक एग्जांपल से समझ सकते हैं। लाइक अगर विंटर है, विंटर में आप किसी प्लांट को ग्रो करना चाहेंगे, क्या ग्रो होगा? नहीं ना। अगर उसी प्लांट को आप समर सीजन में या रेनी सीजन में ग्रो करते हैं तो वो ईजिली ग्रो हो पाएगा। तो जितनी भी ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी है आपकी कहाँ पाई जाती है, इस वाले रीजन में पाई जाती है। अब मैप में आपको इस तरह से क्वेश्चन आएगा एग्जाम में कि बताइए अफ्रीका में ऐसा कौन सा हॉटस्पॉट्स है जहाँ पे इकोलॉजिकल बायोडाइवर्सिटी सबसे ज़्यादा पाई जाती है या इकोलॉजिकल हॉटस्पॉट्स है अफ्रीका में। तो आप यहाँ पे ईस्टर्न मेडागास्कर या अपर गिनिया फॉरेस्ट लगा सकते हैं। ठीक है, इसी तरह से अगर हम इंडिया में देखें, इंडिया में क्या है, ईस्टर्न हिमालयाज, वेस्टर्न घाट हो गया, और ये सिन्हाराजा फॉरेस्ट है, सिन्हाराजा फॉरेस्ट इन श्रीलंका में है, और यहाँ पे इंडोनेशिया में है एक। और इस तरह से इस आप देख सकते हैं ये ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रेलिया में क्या है, क्वींसलैंड। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया में क्वींसलैंड है बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट। इसी तरह से अगर आप साउथ अमेरिका में देखें क्या है, अटलांटिक फॉरेस्ट ब्राज़ील, ये क्या है, बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है। यानी सबसे ज़्यादा यहाँ पे स्पीसीज की जो वैरायटी है सबसे ज़्यादा पाई जाएगी। ठीक है, और भी इसको क्लासिफाइड करने के तरीके होते हैं हॉटस्पॉट को, आपको आगे इस बुक में नहीं दिया है, लेकिन अगर आप समझना चाहते हैं तो समझ सकते हैं कि देखिए इसमें क्या होना चाहिए, और इट मस्ट कंटेन एटलीस्ट 1500 स्पीसीज ऑफ वस्कुलर प्लांट्स। वस्कुलर प्लांट्स वो होते हैं जिसमें आपकी एक ट्यूब पाई जाती है, वस्कुलर ट्यूब, जो क्या करती है, ट्रांसपोर्ट करती है फूड और वाटर का। बेसिकली इसमें दो होते हैं, क्या होता है, फ्लोएम और जाइलम। अगर आपने अपनी साइंस की छोटी क्लासेस में पढ़ा हो तो ये वस्कुलर प्लांट्स होते हैं। और इनकी कितनी प्रजातियां होनी चाहिए, स्पीसीज पाई जानी चाहिए, 1500 जो स्पीसीज पाई जाएंगी वो एरिया क्या कहलाएगा, बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स कहलाया जाएगा। ठीक है, ये आपका बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स का कॉन्सेप्ट है। अब इसमें आगे देखते हैं इकोलॉजिकल सॉरी इकोसिस्टम डाइवर्सिटी। अब इकोसिस्टम डाइवर्सिटी क्या होता है, देखिए आपके पूरे वर्ल्ड में डिफरेंट रीजन में इकोसिस्टम अलग अलग तरह का पाया जाता है। जैसे आप अगर ओशन या पानी में देखें तो वो आपका क्या है, मरीन इकोसिस्टम है। मरीन इकोसिस्टम में आपके फिश हो गया, ऑक्टोपस हो गया, डिफरेंट टाइप के जितने भी एक्वेटिक एनिमल हैं वो पाए जाएंगे, जैसे गैंगेटिक डॉल्फिन हो गया, और ये क्या हो गया आपका एक मरीन इकोसिस्टम है। इसी तरह अगर हम लैंड सरफेस पे देखें तो आपके ग्रासलैंड इकोसिस्टम होता है, यहाँ पे आपकी ग्रासेस उगती हैं। ठीक है ना, और आपके डिफरेंट तरह के आपके ग्रेजिंग एनिमल ग्रासलैंड रीजन में पाए जाएंगे। ठीक है, और इसी के साथ अगर आगे देखें इसमें डेजर्ट एरिया में देखें तो डेजर्ट इकोसिस्टम अलग है, वहाँ पे आपके क्या पाए जाएंगे, कैक्टस के ट्री पाया जाएगा, कैमल पाया जाएगा, ये आपका अलग इकोसिस्टम हो गया, क्या, डेजर्ट इकोसिस्टम। इस तरह से डिफरेंट टाइप के जितने भी इकोसिस्टम पाए जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं, इकोसिस्टम डाइवर्सिटी कहते हैं। देखिए इसमें आप एक क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन नहीं इमेज है, इसमें आपको एक इमेज दी है, देखिए ग्रासलैंड एंड सोलास इन इंदिरा गांधी नेशनल पार्क, कहाँ पर है ये, अन्नामलाई वेस्टर्न घाट। अगर आपसे एग्जाम में देखिए इस तरह से भी क्वेश्चन आ सकता है कि इमेज दे देंगे और आपको पूछा जाएगा कि इकोसिस्टम कौन सा है या
ठीक है, तो आपको याद रखना है ग्रासलैंड है कौन से, सोलासिन इंदिरा गांधी नेशनल पार्क, अन्नामलाई, वेस्टर्न घाट। ये एग्जाम्पल है इकोसिस्टम डाइवर्सिटी का, याद रखिएगा ग्रासलैंड्स। अब इम्पोर्टेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी क्यों है, यानी बायोडाइवर्सिटी की हमें ज़रूरत क्यों पड़ती है। सबसे पहला इसमें पॉइंट है इकोलॉजिकल रोल ऑफ बायोडाइवर्सिटी, यानी पारिस्थितिकीय रूप से जो इकोलॉजिकल रोल है वो कैसे इंपॉर्टेंट है। देखिए, आपने देखा होगा फूड चेन है, आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा, फूड चेन होती है, इसमें आपके प्रोड्यूसर होते हैं और प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर होते हैं। ये एक फूड चेन का निर्माण करते हैं या बनाते हैं। अब अगर इस फूड चेन में से मैं किसी भी एक को निकाल दूँ तो क्या हमारी फूड चेन कंप्लीट हो पाएगी, नहीं हो पाएगी। इसी तरह से हमारे जो प्लांट होते हैं वो क्या करते हैं, एनर्जी सोर्स करते हैं किससे, सन से। अब वही जो प्लांट है वो क्या करते हैं, ऑक्सीजन को छोड़ते हैं। अब ये अगर प्लांट्स हम काट दें या हमारे बायोडाइवर्सिटी सिस्टम से ख़त्म हो जाए तो क्या हमारा इकोलॉजिकल जो सिस्टम है वो सर्वाइव कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। इसी तरह से हमारी वाटर साइकिल होती है। अब वाटर साइकिल में अगर हम पानी के जो सोर्स है उनको ख़त्म कर दें, लेक हो गया है, कहीं पॉन्ड है, वो ख़त्म कर दे तो क्या वो हमारी वाटर साइकिल कंप्लीट हो पाएगी, नहीं हो पाएगी, है ना। तो इसी तरह से जो इकोलॉजिकल रोल है बायोडाइवर्सिटी का इम्पोर्टेंट रखता है। जितनी ज़्यादा आपकी बायोडाइवर्सिटी होती है वो उतना ही उस पर्टिकुलर रीजन के लिए या इन्वायरमेंट के लिए अच्छा माना जाता है। ठीक है, अब इकोनॉमिक रोल ऑफ बायोडाइवर्सिटी क्या है। देखिए, इकोनॉमिक यानी आर्थिक रूप से बायोडाइवर्सिटी हमारे लिए कैसे ज़रूरी है। देखिए, हम क्या करते हैं, जितने भी प्लांट्स हो गए, फिश है, उससे क्या बनाते हैं, दवाइयाँ बनाते हैं, मेडिसिन। देखिए, फिश से हम क्या बनाते हैं, विटामिन ए के कैप्सूल बनते हैं और भी हमारी मेडिसिन जो है बनती हैं। इसी तरह से हमारे जो प्लांट्स हैं उनसे भी हम मेडिसिन बनाते हैं। अगर यही चीज़ें नहीं रहेंगी तो क्या हम फार्मास्यूटिकल के लिए ये इम्पोर्टेंस जो है रह पाएगा, नहीं रह पाएगा, है ना। हम मेडिसिन नहीं बना पाएंगे। इसी तरह से हम मैन्युफैक्चरिंग करते हैं फूड का और कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स हैं उनका मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। हम कॉस्मेटिक जो प्रोडक्ट है जैसे काजल है, बनाना है आंखों में लगाने के लिए जो बनता है वो किससे बनता है, चारकोल से बनता है। ये भी क्या है, हमारा इकोसिस्टम का पार्ट है। इसी तरह से और भी जितने भी आपके कॉस्मेटिक प्रोडक्ट हैं वो भी आपके इन्वायरमेंट से ले जाते हैं। अगर ये मान लीजिए बायोडाइवर्सिटी नहीं रहेगी तो क्या हम इकोनॉमिक रोल जो है उसको फुलफिल कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए भी हमारा जो बायोडाइवर्सिटी है वो इम्पोर्टेंट है। इसी के साथ अगला पॉइंट है साइंटिफिक रोल ऑफ बायोडाइवर्सिटी। अब साइंटिफिक रोल कैसे, मान लीजिए आपको एनिमल और प्लांट्स की स्टडी करनी है कि वो कैसे किसी पर्टिकुलर रीजन में, क्षेत्र में बने, या उसका जो एक्सटेंशन है या अस्तित्व में है वो क्यों है, या उनका इवोल्यूशन कैसे हुआ। तो आप क्या करेंगे, लेबोरेटरी में जाएंगे, सैंपल कलेक्ट करेंगे उस प्लांट और एनिमल स्पीसीज के और उनकी जो साइंटिफिक स्टडी करेंगे, तब जाकर ही आपको पता चलेगा ना। तो इसलिए भी साइंटिफिक रोल जो है बायोडाइवर्सिटी का वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। ठीक है, इसको एक बार आप खुद से भी रीडिंग लगाना चैप्टर को। अब हम समझते हैं लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, यानी बायोडाइवर्सिटी में किस तरह से उसका लॉस होता है, वो कैसे होता है। सबसे पहला रीजन है, हम देखते हैं अगर ह्यूमन देखें, ह्यूमन की वजह से कैसे होगा। देखिए, हम क्या करते हैं, बहुत सारे रिसोर्सेज का यूज़ करते हैं अपने हैबिटाट के लिए, यानी घर बनाने के लिए फॉरेस्ट को काट देते हैं, अपने यूजेस के लिए भी फॉरेस्ट को काट देते हैं, यानी डिफॉरेस्टेशन करते हैं। इससे क्या होगा, हमने ज़्यादा से ज़्यादा जितना ज़्यादा हम एनिमल प्लांट्स इन सब को यूज़ करेंगे रिसोर्सेज के लिए, तो क्या होगा, ये धीरे धीरे क्या होंगे, ख़त्म हो जाएगी। और इससे हमारी जो बायोडाइवर्सिटी है वो भी धीरे धीरे क्या होने लगेगी, ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, ये था ह्यूमन। अब ऐसी है नेचुरल क्लाइमेटीज आती हैं, यानी डिजास्टर जो आते हैं उनके वजह से भी बायोडाइवर्सिटी को लॉस होता है। लेकिन लाइक फ्लड आ गया है या वोल्केनिक इरप्शन हो रहा है, सुनामी आ गई, क्या करेंगे, जितने भी एनिमल प्लांट इनकी लाइफ को क्या कर देंगे, खतरे में डाल देंगे और इससे भी हमारी जो बायोडाइवर्सिटी है उसको लॉस होगा। फिर ठीक है, नेचुरल क्लाइमेटीज, ठीक है, वोल्केनिक इरप्शन हो गया, फॉरेस्ट फायर हो गई, यानी जंगलों में अगर आग लग गई है तो भी हमारे सारे जितने भी जंगल हैं, ट्रीज़ हैं, वो क्या होंगे, फायर में जल के ख़त्म हो जाएंगे। इसी तरह से अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा पेस्टिसाइड्स का यूज़ करते हैं उससे भी क्या हो गए, जो हमारे प्लांट्स होंगे, ये जो नेचुरल जो स्पीसीज़ हैं इनको खतरा होगा और ये धीरे धीरे क्या होंगे,
डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। इसी के साथ यहाँ पे एक टर्म है एक्सोटिक स्पीसीज। एक्सोटिक स्पीसीज वो होती हैं जो उस नेचुरल हैबिटाट में पाई नहीं जाती है, लेकिन कहीं और किसी पर्टिकुलर रीजन में बाहर से वो स्पीसीज आके रहने लगे, या उसे जानबूझकर ह्यूमन के द्वारा उस रीजन में लेके आया जाए, तो वो क्या होती है, एक्सोटिक स्पीसीज होती है। और ये स्पीसीज जब, यानी एनिमल हो गया या प्लांट, उस पर्टिकुलर रीजन में बाहर से कहीं और क्षेत्र या एरिया से लाया जाता है, वो क्या करेगा, जितनी भी बाकी जो प्लांट है उनको हार्म करेगा और धीरे धीरे उनको ख़त्म करने लग जाएगा। इसे क्या कहते हैं, एक्सोटिक स्पीसीज कहते हैं। ठीक है, जैसे इंडिया में हम एग्जांपल ले, हम अफ्रीका से वो लाए थे, क्या बोलते हैं, कैटफिश। उसने क्या किया, जितने भी नेचुरली जो वहाँ पे फिशेस थी उनकी जो संख्या है उनको ख़त्म कर दिया धीरे धीरे। ठीक है, क्योंकि वो फिश जो थी कहीं और किसी और रीजन पर्टिकुलर अफ्रीका से लेके आए थे, इसलिए उसने इंडिया में जो स्पेसिस पाई जाती थी फिशेस की उसको डिस्ट्रॉय कर दिया। यानी उसने क्या करा, हमारी जो बायोडाइवर्सिटी है उसको लॉस कर दिया। इसलिए एक्सोटिक स्पीसीज ये क्या करती हैं, ये भी हमारी बायोडाइवर्सिटी को लॉस करती है। सारी नहीं करती है लेकिन कुछ करती हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, इसकी डेफिनेशन लिखी है, स्पीसीज विच आर नॉट the natural inhabitant of the local habitat but are introduced into the system are called exotic species। ठीक है, ये हमारे क्या है, लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी को इससे लॉस होता है। इसी के साथ अगर ग्लोबल वार्मिंग होगी, क्लाइमेट में चेंज आ रहा है, कहीं ज़्यादा ठंड पड़ रही है, कहीं ज़्यादा बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है, इससे भी जो हमारी बायोडाइवर्सिटी है उसको लॉस होता है। ठीक है, अब यहाँ पे एक टर्म है आपको दिया है IUCN। ये क्या है, द इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज को बचाने के लिए क्या बनाया गया है, एक यूनियन बनाया गया है इंटरनेशनल लेवल पे। ये क्या करती है, जितनी भी स्पीसीज हैं जिनको खतरा है वो या ख़त्म होने वाली हैं, उनके लिए एक रेड लिस्ट जारी करती है और इनको स्पीसीज को 3 कैटेगरी में डिवाइड करती है। ठीक है, क्या नाम है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज। ठीक है, इसने 3 कैटेगरी में डिवाइड किया है। पहला है एंडेंजर्ड स्पीसीज, ठीक है, दूसरा है वनरेबल स्पीसीज, तीसरा है रेयर स्पीसीज। ठीक है, जो एंडेंजर्ड स्पीसीज होती है, ठीक है, वो स्पीसीज होती हैं जो जिनको खतरा है क्या, ख़त्म होने का, यानी विलुप्त होने का, डेंजर्ड ऑफ एक्सटिंक्शन। ठीक है, यानी जो खतरे के निशान पे है कि वो हो सकता है ख़त्म हो जाए। वो कौन सी हैं, देखिए यहाँ पे एक इमेज दी है आपको रेड पांडा की। ये क्या है, एक एंडेंजर्ड स्पीसीज है। ठीक है, और इनकी जो स्पीसीज है जिनको खतरा है यानी ख़त्म हो सकती हैं, वो कौन सी है, इसको रेड लिस्ट में बनाई जाती है, एक रेड लिस्ट। उनमें जितने भी फिश हैं जो एंडेंजर्ड स्पीसीज हैं उनके नाम लिखे जाते हैं। ठीक है, ये कौन पब्लिश करता है, IUCN। ठीक है, याद रखिएगा। ये कौन सी है, विचार इन डेंजर ऑफ एक्सटिंक्शन। और फिर दूसरा है वनरेबल स्पीसीज। ये क्या है, ऐसी स्पीसीज है जो ख़त्म नहीं है, लेकिन अगर हम ह्यूमन ज़्यादा से ज़्यादा रिसोर्सेज का यूज़ करता रहा क्या होगा, ये जो स्पीसीज है इनको खतरा हो जाएगा। अगर हम ज़्यादा डिफोरेस्टेशन करते हैं या एनिमल की हंटिंग करते हैं, प्लांट्स को ज़्यादा ज़्यादा यूज़ करते हैं, ठीक है, तो उससे क्या होगा, इनकी जो स्पीसीज है ये क्या होगी, ये भी विलुप्त होने लगेंगी। तो ये खतरे के निशान पे हैं, वनरेबल स्पीसीज। ठीक है, अब देखिए, अब है रेयर स्पीसीज। ऐसी स्पीसीज जो सब जगह नहीं पाई जाती, बहुत ही कम आपको देखने को मिलती है। ठीक है, इसे रेयर स्पीसीज कहती है। इसका एग्जांपल ले सकते हैं हम, एक कस्तूरी मृग होता है, उसकी बहुत ही रेयर में मिलता है, आपको शायद ही कहीं देखने को मिले। जैसे अगला देखते हैं, कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी, यानी हम जो बायोडाइवर्सिटी है उसको कंजर्वेशन किस तरह से कर सकते हैं। और ये एक प्लांट है, ये है बहुत ही रेयर पाया जाता है, इसका नाम याद रखिएगा, एंडेमिक ट्री है। ठीक है, हमबोर्डिया थोड़ा अजीब सा नाम है, अगर आपके एग्ज़ाम में आता है तो याद करिए, वैसे आएगा नहीं ये क्वेश्चन, लेकिन ये क्या है, आपकी हाईली रेयर एंडेमिक ट्री है। कहाँ का, सदर्न वेस्टर्न घाट ऑफ इंडिया का। ठीक है, हमबोर्डिया। अब देखते हैं, अब हम कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी का कैसे कर सकते हैं। देखिए, अगर हम
सस्टेनेबल वे में रिसोर्सेज का यूज़ करें, ठीक है, और जितनी हमें ज़रूरत है उतना ही करें, ज़्यादा हम लालच ना करें चीज़ों के लिए, और हम इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ ना कुछ ट्राई करते रहें। जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अलोंग विद 155 कंट्रीज ने मिलके एक कन्वेंशन पे साइन किया था, कन्वेंशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी, कि कहाँ पे हुआ था, अर्थ समिट हेल्ड एट रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील में इन जून 1992। क्यों किया गया था, हमने एक प्लान बनाया, स्ट्रेटजी बनाई कंजर्वेशन करने के लिए वर्ल्ड लेवल पे, कि किस तरह से हम जो अपनी बायोडाइवर्सिटी है उसको बचा सकते हैं। इसके लिए कुछ स्टेप फॉलो किए गए थे, आप इनको पूरा अच्छे से रीड कर लीजिएगा, जिससे हम क्या कर सकते हैं, अपने इन्वायरमेंट यानी बायोडाइवर्सिटी को बचा सकते हैं। क्या करना है, प्रिवेंशन करना है, एक्सटेंशन ऑफ रिक्वायर प्रॉपर प्लानिंग बनानी है, मैनेजमेंट करना है, वैरायटी ऑफ फूड क्रॉप फॉरेज प्लांट एंड टिम्बर ट्री लाइफ स्टॉक एनिमल एंड अदर वाइल्ड रिलेटिव शुड बी प्रिजर्व्ड। हमें प्रिजर्व करना है जितनी भी वैरायटी ऑफ फूड क्रॉप्स है, फॉरेज प्लांट्स हैं, टिम्बर है, ट्री है, ठीक है। इसी के साथ के ईच कंट्री शुड आइडेंटिफाई हैबिटाट ऑफ वाइल्ड रिलेटिव एंश्योर देयर प्रोटेक्शन। हमें क्या करना है, जितने भी वाइल्ड रिलेटिव एनिमल हैं उनके प्रोटेक्शन के लिए इंश्योर करना है, यानी हम क्या कर सकते हैं, बायोस्फीयर रिजर्व बना सकते हैं, ठीक है ना, ताकि जो अपने नेचुरल हैबिटाट में एनिमल वाइल्ड एनिमल रह सकें, ठीक है ना। जैसे हमने प्रोजेक्ट टाइगर लेके आए थे, जिससे हम जो टाइगर है उनकी जो संख्या है उनको बढ़ा सके। ऐसी प्रोजेक्ट एलिफेंट आया था, हम ऐसे इस तरह से कुछ प्रोजेक्ट ला सकते हैं, बायोस्फीयर रिजर्व बना सकते हैं, जिससे हमारी जो बायोडाइवर्सिटी है उसको बचाया जा सके। यहाँ पे आप देखिए, इंडिया ने गवर्नमेंट यानी एक एक्ट पास किया गया था, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट इन 1972। क्या करने के लिए, वाइल्ड लाइफ है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए एक एक्ट पास किया गया था, कब, 1972। देयर आर सम कंट्रीज विच आर सिचुएटेड इन ट्रॉपिकल रीजन। और देखिए इसी के साथ याद रखिएगा, जो ट्रॉपिकल रीजन होता है वो सबसे ज़्यादा वहाँ पर बायोडाइवर्सिटी पाई जाती है, ठीक है। ये कम से कम मेगा सेंटर माने जाते हैं बायोडाइवर्सिटी के, ठीक है, मेगा बायोडाइवर्सिटी सेंटर माने जाते हैं। कम से कम 12 ऐसी कंट्रियाँ हैं जहाँ पे जो बायोडाइवर्सिटी है वो वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा पाई जाती है, ठीक है। इनके नाम दिए गए हैं, मैक्सिको, कोलंबिया, इक्वाडोर, पेरू, ब्राज़ील, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, ठीक है, मेडागास्कर, चाइना, इंडिया, मलेशिया, इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। यहाँ पे सबसे ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी पाई जाती है। इसी के साथ ही यहाँ पे आपका चैप्टर ख़त्म होता है। थोड़े हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन भी देख लेते हैं। देखिए, कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी इज़ इम्पोर्टेंट फॉर, यानी बायोडाइवर्सिटी को बचाना ज़रूरी क्यों है, तो इसका आंसर क्या होगा, सबके लिए ज़रूरी है, ऑल ऑर्गेनिज्म, ठीक है, ऑल, ठीक। थ्रेटेंड स्पीसीज आर दोज विच, कौन सी होती है थ्रेटेंड स्पीसीज, जिन पे संकट होता है, वो स्पीसीज आती हैं, आर सफरिंग फ्रॉम द डेंजर ऑफ एक्सटिंक्शन, ठीक है, यानी जो पर खतरा है विलुप्त होने का। नेशनल पार्क एंड सेंचुरी आर स्टेब्लिश फॉर द पर्पस ऑफ कंजर्वेशन। हम क्या कर सकते हैं, देखिए नेशनल पार्क बनाते हैं ना, सेंचुरीज बनाते हैं, बर्ड सेंचुरीज हो गया, क्यों, ताकि जितने भी हम ये वाइल्ड एलिफेंट वाइल्ड लाइफ है उसको प्रोटेक्ट कर सकें, उनका कंजर्वेशन कर सकें, ठीक है। अब देखिए, बायोडाइवर्सिटी इज़ रीजन इन, कौन से रीजन में जो बायोडाइवर्सिटी है सबसे ज़्यादा पाई जाती है, वो कौन सा रीजन है, ट्रॉपिकल रीजन। ए, इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज द अर्थ समिट वॉज हेल्ड। अब देखिए, हमने पढ़ा था अर्थ समिट कहाँ हुआ था, ब्राज़ील में, रियो डी जेनेरियो, ये रहा ब्राज़ील, रियो डी जेनेरियो में, जून 1992, ठीक है। इसी के साथ देखिए, ये शॉर्ट क्वेश्चंस देख सकते हैं, व्हाट इज़ बायोडाइवर्सिटी, बायो मीन्स लाइफ एंड डाइवर्सिटी मीन्स लाइफ में वैरायटी जो है बायोडाइवर्सिटी है, ठीक है। अब डिफरेंट लेवल कौन से हैं बायोडाइवर्सिटी के, हमने देखे थे, जेनेटिक हो गया, स्पीसीज हो गया, है ना, इकोसिस्टम डाइवर्सिटी हो गया। इसी के साथ हमने देखा था, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय हॉटस्पॉट्स, वो कौन सा हॉटस्पॉट्स कहते हैं, जहाँ पे मैक्सिमम नंबर ऑफ स्पीसीज पाई जाती है,
ठीक है। हॉटस्पॉट्स, एरिया रिच इन स्पेसिस, यहाँ पे देख सकते हैं एरिया रिच इन स्पेसिस। अब देखिए यहाँ पे डिस्कस ब्रीफली द इम्पोर्टेंस ऑफ एनिमल्स टू ह्यूमन काइंड के लिए एनिमल क्यों ज़रूरी है। देखिए अभी देखा था हमने इकोनॉमिक हो गया, साइंटिफिक हो गया, ठीक है, इकोलॉजिकल हो गया, ये सब पॉइंट ऑफ व्यू से एनिमल जो है ह्यूमन काइंड के लिए इम्पोर्टेंट है। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय एक्जोटिक स्पीसीज। एक्जोटिक स्पीसीज ये रहा, ठीक है, जो नेचुरल हैबिटेट में पाई नहीं जाती है, कहीं और बाहर से आती हैं, ठीक है, पर्टिकुलर अदर रीजन से लाई जाती हैं, वो क्या है आपकी एक्सोटिक स्पीसीज है। ठीक है, बस इसमें हम चैप्टर में हमारी अंडरस्टैंडिंग बननी थी, इसलिए एक बार एक चैप्टर को रीडिंग जरूर कर लीजिएगा।